नमस्ते। चलिए, आज हम भारत की ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है उसको समझते हैं। हम इसके कानूनों, कमियों और जो नए खतरे आ रहे हैं उन सब पर नज़र डालेंगे। और हाँ, ये सारे टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए, शुरुआत करते हैं इस समस्या के साइज को समझने से। ज़रा सोचिए, 5.7 करोड़। एम्स की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5.7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो शराब की लत या उसके नुकसान से जूझ रहे हैं। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। ये आंकड़े आखिर आए कहां से? ये आंकड़े सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण से लिए गए हैं, जो देश भर में मादक द्रव्यों के सेवन की एक काफी गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। अब जो आंकड़े सामने हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, शराब का सेवन तो सबसे आम है ही, लगभग 16 करोड़ यूजर्स। लेकिन इसके अलावा भी 3.1 करोड़ लोग भांग यानी कैनबिस और 2.2 करोड़ लोग ओपियोइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब करोड़ों में बात हो रही है। और शायद सबसे चिंता की बात तो ये है कि जिन्हें मदद की जरूरत है उन तक इलाज पहुंच ही नहीं पा रहा। सोचकर देखिए, शराब पर निर्भर हर 38 लोगों में से सिर्फ एक को किसी भी तरह का ट्रीटमेंट मिल पाता है। एक बहुत बड़ी खाई है यहां। तो इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए भारत के पास आखिर कौन से मुख्य कानूनी हथियार हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, दो सबसे महत्वपूर्ण कानून हैं। पहला है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे हम आमतौर पर एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, और दूसरा है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी सीओटीपीए। तो ये जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, ये अवैध दवाओं पर लगाम लगाने के लिए एक बहुत ही सख्त कानून है। ये सिर्फ भारत के अंदर ही काम नहीं करता, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनके प्रति हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं उन्हें भी पूरा करता है। हाँ, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मात्रा आधारित दंड प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी के पास छोटी मात्रा में ड्रग्स मिलती है तो सजा कम होती है, लेकिन जैसे ही ये मात्रा व्यावसायिक मात्रा तक पहुंचती है, सजा एकदम से बहुत कठोर हो जाती है। 10 से 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी। अच्छा, ये तो हुई ड्रग्स की बात। अब आते हैं तंबाकू पर। इसके लिए है कॉटपा अधिनियम 2003, और इसका मेन एम क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है तंबाकू उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर रोक लगाना, खासकर बच्चों और टीनेजर्स को इससे दूर रखना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून जमीन पर काम कर रहा है? देखिए, अहमदाबाद की एक स्टडी एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। वहां 95% दुकानों पर नाबालिगों को बिक्री नहीं वाला बोर्ड तक नहीं था। 97% दुकानें खुली सिगरेट बेच रही थी, जो कि कानून का उल्लंघन है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 16% ऐसे लोगों पर ही कभी जुर्माना लगा था। मतलब कानून है पर इन्फोर्समेंट बहुत कमजोर है। तो जब कानून को लागू करने में ऐसी कमियां होती हैं तो कंपनियां इसका फायदा कैसे उठाती हैं? वे ऐसी चतुर मार्केटिंग रणनीतियों का इस्तेमाल करती हैं जो कानून की हदों को ही चैलेंज करती हैं। इससे हम पहुंचते हैं एक बड़ी चुनौती पर, जिसे कहते हैं सरोगेट विज्ञापन। तो ये सरोगेट विज्ञापन आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही चालाक तरीका है। इसमें कंपनियां अपने प्रतिबंधित उत्पाद जैसे कि पान मसाला का सीधे सीधे ऐड नहीं करती। इसके बजाय वे उसी ब्रांड नाम से एक कानूनी उत्पाद जैसे कि इलायची या सोडा का विज्ञापन करती हैं, ताकि आपके दिमाग में उनका मुख्य उत्पाद जिंदा रहे। जाहिर है, इस तरह की प्रैक्टिस ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI और उपभोक्ता मामलों के विभाग जैसी नियामक संस्थाओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और इसे कोई छोटी मोटी खामी समझने की गलती ना करें। खुद उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कहा है कि ये सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों को कमजोर करता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कानूनी खामियों के अलावा अवैध ड्रग्स बाजार में एक नया और सच कहूं तो और भी भयानक खतरा उभर रहा है। इसमें से सबसे खतरनाक है ज़ाइलिसिन। ये असल में जानवरों को बेहोश करने की दवा है, एक ट्रैंक्विलाइजर है, और अब इसे स्ट्रीट ड्रग्स में सस्ते मिलावटी पदार्थ के तौर पर तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानी शरीर पर इसका असर बहुत विनाशकारी होता है। ये गहरी बेहोशी तो लाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ त्वचा पर ऐसे भयानक घाव बनाता है जो सड़ने लगते हैं। कई बार तो हालत ऐसी हो जाती है कि शरीर के अंगों को काटना पड़ता है, और शायद यही वजह है कि इसे इतना खौफनाक नाम ज़ॉम्बी ड्रग मिला है।
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, खासकर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए। और इसका जवाब है एकदम साफ नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़ाइलोज़ीन दिमाग पर एक अलग तरीके से काम करता है। ये कोई ओपियोइड नहीं है। और नैलोक्सोन, जो कि ओपियोइड ओवरडोज का तोड़ है, वो सिर्फ और सिर्फ ओपियोइड पर ही असर करता है। इसलिए ये ज़ाइलोज़ीन के खिलाफ बिल्कुल बेअसर है। और यही चीज़ ज़ाइलोज़ीन युक्त ओवरडोज के इलाज को बेहद बेहद मुश्किल बना देती है। तो इन सब अलग अलग तरह के खतरों से निपटने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है? देखिए, सरकार की रणनीति बहुआयामी है। मतलब कई स्तरों पर काम हो रहा है। एक तरफ NCORD और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जैसी एजेंसियां हैं जो मिलकर कार्रवाई करती हैं। दूसरी तरफ नशा मुक्त भारत अभियान लोगों को जागरूक करता है और मानस पोर्टल के जरिए कोई भी इसकी रिपोर्टिंग आसानी से कर सकता है। और इस रणनीति के नतीजे भी दिख रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ 2020 से 2025 के बीच ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तरफ जहां अपराधी नई नई सिंथेटिक ड्रग्स बना रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां कानूनी खामियों का फायदा उठा रही हैं, क्या हमारे कानून और एजेंसियां उतनी ही तेजी से खुद को बदल सकती हैं? ये असल में कानून और अपराध के बीच एक ऐसी दौड़ है जो शायद कभी खत्म